हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से नई क्लास के साथ और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज कौन सी कहानी पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। कहानी कहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। देखिए, कोसी का गटवार। कोसी का गटवार कहानी शेखर जोशी जी द्वारा रचित है और इनका जन्म स्थान 1932 माना गया है। ठीक है, 1932 माना गया है। ठीक है। अल्मोड़ा उत्तरांचल इनका जन्म स्थान है। कहानी संग्रह कहाँ से है? कोसी का गटवार, सात के लोग, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये कहानी संग्रह मुख्य शेखर जोशी जी के देखे जा सकते हैं। और बाकी की क्लासें हो चुकी हैं जिसमें क्लास 6 या 7 डाली जा चुकी हैं। और से इन क्लासों को भी जाकर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम हिंदी साहित्य यूट्यूब अनीता नाम से है। तो आप जाकर इस चैनल को सर्च करें और ये क्लासें देखें, तभी आप आगे की क्लासें देख पाएंगे। और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे देखें, कल कहानी में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। साधारण कहानियां है, कहानियां यूनिट आसान है और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। 1 या 2 दिन लगेंगे, ये कहानियां कंप्लीट हो रही है हमारी। ठीक है, आगे देखें। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। एक पेड़ की याद है, ये भी शब्द चित्र संग्रह, ऊपर कहानी संग्रह हमने कर ही की है। शेखर जोशी की कई शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि कवि की विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें कहानियों की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, इसको पढ़ना जरूर है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। क्या पाता है? उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को क्या किया है? पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया है। ठीक है। ऐसा करने से उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा। इस कहानी की जो मार्मिक रूप है वो देखना हमें बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। आप कहानियों को इतने अच्छे से करेंगे कि क्वेश्चन अपने आप बन जाए, अपने आप राइट आंसर निकल जाए। कहानियों के सार, समीक्षा और विवेचन को सूक्ष्म रूप से पढ़ना है। ठीक है। आगे देखें, शेखर जोशी जी की कहानियां। शेखर जोशी जी की कहानियां में संपूर्ण पहाड़ी जीवन को दर्शाती है। क्या क्या है? पहाड़ी जीवन को दर्शाती है। पहाड़ी जीवन जीवन को दर्शाती है। ठीक है। पहाड़ी जीवन के आचार व्यवहार, रीति रिवाज, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां, शहर से निकल करके पहाड़ से जुड़ना और पहाड़ से निकल करके शहर की भीड़ में शामिल होना उनकी कहानियों में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत होता है। जिसमें दाजू, कोसी का गटवार, बोझ, समर्पण आदि प्रमुख कहानियां इस कहानीकार के मुख्य रूप से इन देख सकते हैं इन कहानियों को। ठीक है। आगे देखिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कारखाने के औद्योगिक जीवन पर हिंदी में गिने चुने लेखकों ने लिखा है। औद्योगिक जीवन पर गिने चुने लेखकों ने लिखा है, ऐसा इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। कहानी के जीवन में जो हमारे कहानीकार है उनके जीवन परिचय के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। शेखर जोशी उनमें से एक है जो कि औद्योगिक जीवन पर लिखते हैं। बदबू, मेंटल, उस्ताद, आश्री वर्चन, आश्री वर्चन नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले आदि औद्योगिक जीवन की विश्वसनीय कहानियां है। ठीक है। इस पर हम देख सकते हैं। अभी देखेंगे कौन सी? कोसी का गटवार कहानी। कोसी का गटवार। ठीक है।
ये कहानी हम सार इसका पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए कहानी क्या किया गया, कहानी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कहानी में फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति की तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। फ्लैशबैक कहानी पद्धति में लिखी गई है। कोसी का गटवार प्रेम कहानी है, लेकिन इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण सवाल इसमें अनस्यूत है। कहानी प्रेम के बहाने युद्ध और पहाड़ के ऐतिहासिक संबंध को स्पष्ट करती है। कहानी की भाषा में कोसी की नदी की धार की तरह ही सजता है और आडंबरहीन कथ्य और शिल्प से सजी यह कहानी अर्थ संप्रेषणीयता में प्रभावी है। ठीक है, हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के जनवरी 1957 इस कहानी के अंदर लिखा गया है। ठीक, आगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है इस कहानी के अंदर। हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना, ठीक है, कल्पना 1957 ईस्वी के अंक में कोसी का गटवार प्रकाशित हुई। कहानी के मुख्य पात्र हम देख सकते हैं, कुल 12 पात्र हैं, किंतु मुख्य पात्र क्या है इसमें, दो ही हैं, लक्ष्मा और गोसाई। ठीक है, मुख्य पात्र दो ही है इसमें, लक्ष्मा और गोसाई। आगे देखिए अगली कहानी। उस कहानी के अंदर उतना ही सार था और इसके आगे के क्वेश्चन हम जल्दी इस क्लास के अंदर लेके आएंगे। आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी क्या रहने वाली है, विषम सहानी। ठीक है, विषम सहानी, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत इनकी मुख्य कहानियां हैं। विषम सहानी, चीफ की दावत इनकी मुख्य कहानियां हैं, कहानियों को हम देख सकते हैं। ठीक है, भीषम सहानी की अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, ये मुख्य दो कहानियां हैं इनकी, इस पाठ्यक्रम के अंदर इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है, भीषम सहानी कहानी के अंदर क्या दिया गया है। 8 अगस्त 1915 क्या दिया गया, 8 अगस्त 1915 जन्म, रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ इनका जन्म। कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वाडचू 1978, शोभा यात्रा 1981, नसाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। ये क्रम पूछा जा सकता है। इन कहानियों का संग्रह विषम साहनी जी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी, आप इन कहानियों का क्रम जरूर याद रखें। ठीक है, आगे देखें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। आगे देखें, आगे देखना है हमें क्या क्या कहा जा रहा है इस कहानी के अंदर। विषम सहानी यथार्थवादी प्रगतिवादी कहानीकार है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ विषम सहानी को अतिरंजना का विरोधी मानते हैं। क्या विश्व सहानी यथार्थवादी प्रगतिवादी कहानीकार है और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और विषम सहानी को अतिरंजना का विरोधी मानते हैं और दबी जबान में काम की बात कहने का कुशल है। पारखी भी, जिनकी प्रमुख कहानियां अमृतसर आ गया, कटघरे, चीफ की दावत, दहलीज, पटरिया, सिर का सदका, सफर, इनकी मुख्य कहानियां हम देख सकते हैं। इसे इनकी कहानियों में वर्गगत भेदभाव, आर्थिक जटिलता के साथ साथ क्या किया गया है, इनकी कहानियों के अंदर इनकी कहानियों में वर्गगत भेदभाव, आर्थिक जटिलताओं के साथ साथ चरित्रों की कुठित मनस्थिति और अंतर्विरोध और उनके जीवन के कटु अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, इस कहानी के अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या इस कहानी के अंदर दिया गया है। आप इन कहानियों को अच्छे तरीके से और स्पष्ट रूप से याद कर लें। ये दोबारा देखेंगे, थोड़ी सी लाइन ये दोबारा देखेंगे, इसमें से क्या कहने की कोशिश की जा रही है आपको दोबारा से समझ में आ जाए। इनकी कहानियों में इनकी कहानियों में वर्गगत भेदभाव, आर्थिक जटिलताओं के साथ साथ चरित्रों की कुंठित मनस्थिति, अंतर्विरोध और जीवन के कटु अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, आगे देखिए आगे कहानी में क्या कहा जा रहा है।
इनकी कहानियों का एक निश्चित उद्देश्य रहता है और वह है मनुष्यता विषमता के विरोध में किए जा रहे संघर्ष का यथातथ्य वर्णन करना। इन्होंने कहानियों में निश्चित उद्देश्य ही रहता है इनकी कहानियों में, और कुछ इसके अंदर अलग चीज नहीं होती। इसके अंदर कहानियों का उद्देश्य बताया गया है। इनकी कहानियों के अंदर उद्देश्य देखा जा सकता है, किसी उद्देश्य पर टिकी होती है। ठीक है, आगे देखें क्या है। अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी विषम सानी के कहानी संग्रह पटरिया 1973 में क्या है, प्रकाशित है। 1973 कहानियों में पटरिया कहानी संग्रह में प्रकाशित है। ठीक है, आगे देखिए इन कहानियों के पात्र क्या क्या है। कहानियों के प्रमुख पात्र देख सकते हैं। कथानक है सरदार, तीन पठान, एक दुबला बाबू, एक बुढ़िया जो माला जपती है, लटकती मूछों वाला नया गरीब मुसाफिर, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, एक मुस्लिम गरीब मुसाफिर और उसकी पत्नी और अन्य मुसाफिर। ये इनके पात्र हैं। पात्रों को क्रम में पूछा जाता है, आप क्रम को याद रखें। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या कहने की कोशिश की जा रही है इस कहानी के अंदर। अमृतसर आ गया है कहानी स्वतंत्रता के समय भयावह है कि सच भयावह है सच की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अमृतसर आ गया स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता की कहानी है ये, उस समय की कहानी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। भयावह है सच की मार्मिक कहानी है। क्या है, मार्मिक, यह विभाजन की विभीषिका के साथ सांप्रदायिकता की तस्वीर उभारती है। ठीक है, आगे देखिए कहानी के नीचे क्या कहने की कोशिश कर रही है। उस समय के व्यक्तियों के अपने तत्कालीन परिवेश, मानसिक सोच को सहज सरल भाषा में छोटी छोटी घटनाओं और दृश्य के माध्यम से पाठकों के मानस पटल पर अंकित कर देती है। उस समय की छोटी छोटी घटनाओं को इसके अंदर रखा गया है कि स्वतंत्रता के दौरान क्या क्या चीजें घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाओं में दृश्य दिखाए गए हैं, वो इस कहानी के अंदर रखे गए हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है कहानी में। अमृतसर आ गया कहानी का घटनाकाल सिर्फ एक रात में रेलगाड़ी के डिब्बे की यात्रा तक सीमित है। वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से चली यह रेलगाड़ी अगले दिन सुबह कहाँ पहुंचती है, दिल्ली। इस प्रकार ये जो स्थान आ रहे हैं ना, इसके बीच बीच में स्थान उनको भी याद रखें, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी भी उठा करके जो स्थान है वहां से इसमें रख देता है। स्थानों को क्रम वाइज याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखें। हिंदू मुस्लिम सह यात्रियों का सहज यात्रा कर रहे अनौपचारिक व्यवहार दंगे की खबर से बदल जाता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम आक्रामक हो जाते हैं, हिंदू सहमे हुए हैं। दंगे के कारण डरे हुए हिंदू यात्री को बलात् डिब्बे से उतार दिया जाता है। कोई विरोध नहीं करता, किंतु हिंदू बहुल क्षेत्र में प्रवेश करते ही उल्ट हिंदू आक्रमण करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। हिंदू यात्री को उतारने का हिंदू यात्री को उतारने का प्रतिशोध मुस्लिम यात्री को जान से मार कर लिया जाता है। अब मुस्लिम यात्री सहमे हैं। इस प्रकार इस कहानी के अंदर अभी जहाँ हिंदू लोगों का इलाका आता तो हिंदू मतलब अपना तबका रखते हैं, और मुस्लिम लोगों का आता है तो मुस्लिम लोग अपना डर उन हिंदू लोगों पर करते हैं। तो पहले तो हिंदू लोग सहमे हुए थे, बाद में हिंदू जो हिंदुओं का जो क्षेत्र आ जाता है तब उस यात्रा के दौरान उनके ऊपर जो हिंदू है ना वो मुसलमानों को डराते हैं। और उस समय मुस्लिम सहमे हुए उनके बारे में ये बात ये की जा रही है। यह एक खबर है दंगे मुस्लिम तब हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी उनका जिक्र इस कहानी के अंदर किया गया है। ठीक है, चीप की दावत कहानी क्या है। चीप की दावत अगली कहानी चीप की दावत। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। नहीं नहीं, आगे देखिए क्या है इसमें दोबारा से। चीप की दावत प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से आगे की कहानी है। ठीक है, कहानी के पात्र क्या है चीप की दावत में। सामनाथ एक मध्य वर्गीय व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है। चीप की दावत इसी में कहानी अमृतसर आ गया चीप की दावत, ये भी विषम साहनी के द्वारा रचित कहानी है। ठीक है,
चीफ की दावत प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से आगे की कहानी है, ठीक है, इसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई बात। ये विषम साहनी जी के द्वारा ही रचित है, विषम साहनी। कहानी के पात्र देख सकते हैं, सामनाथ एक मध्य वर्गीय व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, पदोन्नति मतलब अपने अफसर को बढ़ाना चाहता है, अपनी नौकरी का जो लेवल है वो ऊंचे पद पर जाना चाहता है, उसके लिए सामनाथ कुछ भी कर सकता है, ये इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है, चीफ की दावत। फिर है सामनाथ की पत्नी जो कि सामनाथ के उनका उसके हर कार्य में उसका साथ निभाती है, सामनाथ के उस कार्य में अपना भाग अपना हिस्सा रखती है, हर बार उनका साथ देती है, सामनाथ और सामनाथ जो उसके पति हैं, सामनाथ की पत्नी उनका साथ देती है, उनकी हर चीज को हर बात को मानती है, ये इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। आगे देखें, सामनाथ की मां मध्य वर्गीय मूल्यों में मिसफिट होने के कारण उसे दरकिनार किया जाता है, इस कहानी के अंदर बताया गया है, मध्य वर्गीय उनकी सामनाथ की माँ और सामनाथ की पत्नी है, माँ के बारे में भी इस कहानी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। चीफ जो कि उनका बॉस है, इसका सामनाथ का बॉस है, इसके बारे में जो कि सामनाथ का बॉस अमेरिकी है, एक है अमेरिकी। विषम साहनी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते रिश्ते के विघटन को उजागर करना है, ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मध्य वर्गीय मध्य वर्ग के व्यक्ति की यह सामान्य विशेषता है कि वह उच्च वर्ग में शामिल होने के अवसरों की तलाश में रहता है, चाहे वह स्वयं निम्न वर्ग से हो, इसके बारे में बताया गया है कि मध्य वर्ग के व्यक्ति की यह सामान्य विशेषता है और यह वह उच्च वर्ग में शामिल होने के अवसरों की तलाश में रहता है, उच्च वर्ग यह मध्य वर्ग की कहानी है, लेकिन वह उच्च वर्ग में शामिल होने की तलाश में रहता है, चाहे वह स्वयं निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में पहुंचा हो। ओके, औद्योगिकीकरण के विकास के साथ भारत में मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरी पाकर आजीविका या आजीविका का अन्य साधन पाकर भी निम्न वर्ग का व्यक्ति मध्य वर्ग में पहुंचकर उच्च वर्ग की सहस्रोति के लिए उच्च वर्ग के मुंह की ओर ताकने लगा है, ठीक है, इस कहानी के अंदर बताया मध्य वर्ग का व्यक्ति है और वह मध्य वर्ग में पहुंचकर अब उच्च वर्ग की मन में आशा लिए बैठा है कि मैं उच्च वर्ग तक जाऊं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। मध्य वर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन को यह कहानी मुखरित से पाठक के सामने रखती है, ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम इसी इसी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास हम अगली कल लेके आएंगे और आप तब तक जाकर पिछली क्लासों को कंटिन्यू पढ़ें और इस क्लास में जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन जरूर करें और अगर आपको इन क्लासों में पढ़ाया जाना और जो चीजें आपको समझ में आ रही है और नहीं समझ में आई तो कमेंट करके प्लीज बताएं कि यहाँ इसमें समझ में नहीं आया है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट करके जाएं क्लास कैसी लगी। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।